Good evening. What we'll do is, let me share the screen first. Okay, अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर। सभी को हो रही है? ओके। तो यूपीएससी जो है ना, ये आपका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा ना, तभी आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक साथ क्रैक कर पाओगे। क्योंकि उसके अंदर बीच में इतना गैप है नहीं कि आप अपनी पर्सनैलिटी पूरी चेंज कर लो कि प्रीलिम्स में मैं अलग इंसान था, मेंस में मैं अलग बन गया। आपका प्रिपरेशन जो है ये एक ऑलराउंड होगा। तो जो भी एक यूपीएससी कैंडिडेट होता है, उसकी प्रिपरेशन अच्छी तब मानी जाती है जब वो उसको 11th आवर पे मैं कभी किसी भी क्राउड के अंदर खड़ा करके उसको मैं कोई भी टॉपिक दे दूँ, उसके ऊपर वो कम से कम आधा घंटा बोल पाए। वो अभी हमारे पास शायद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपका प्रिपरेशन अच्छे से होने लगेगा, आपका कंटेंट अच्छे से डेवलप होने लगेगा, आपको गारंटी आने लगेगी अपने आप पर, खुद पे भरोसा होने लगेगा, एट दैट टाइम इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो एंड स्पीक, है ना। कई बार ये होता है फिर कि वो स्टूडेंट जब अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं तो उनको बोला मैं आधा घंटा बोलना है, तो बोलते हैं यार आधे घंटे में कुछ भी नहीं होगा, गिव मी 1 आवर, आधा घंटा कम पड़ेगा। तो जिस दिन आपके साथ में वो होने लगेगा, तब समझ लेना आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है। तो मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको यूपीएससी का पैटर्न पूरा ठीक से पता होगा, आपको सिलेबस आपको पता होगा, आपने वो सिलेबस का रिकॉर्ड अपने पास रख लिया होगा, उसकी पीडीएफ कॉपी, उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होगी, जिनमें से कम आप एक बार प्रीलिम्स का और मेंस का पूरा सिलेबस देखोगे, तभी जाके वो आपका जो है दिमाग में बैठेगा और देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। ओके, ये ऐसा नहीं होने वाला कि सर मुझे कुछ बुक्स के नाम बता दो, मैं वो बुक्स लेके आ जाऊँगा और बस मैं उतने पढ़ के और फिर मैं आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा। ये नहीं होने वाला। आपको सिलेबस के साथ मिल जो है फोकस प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसे हैं कि वो आपको पूरे पढ़ने हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स होते हैं जो आपको थोड़े थोड़े पढ़ने होते हैं। अगर आपको रेफरेंस बुक भी अगर पूरा पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके पास टाइम उतना नहीं होगा, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, अभी जो मेरा टॉपिक है, मेरा सब्जेक्ट है, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ये मैं बताऊंगा, और ये हम लोग एकदम ईजी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। इसमें आपको आई गारंटी कि आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। जिसको ज्योग्राफी पसंद नहीं है उसको भी ज्योग्राफी पसंद आने लगेगा। जनरली हम लोगों को स्कूल में ज्योग्राफी पसंद होता था, लेकिन उसका रीज़न कुछ और होता था। उसका रीज़न ये होता था कि उसकी जो बुक होती थी सब में पतली होती थी, एंड दैट वाज द रीज़न कि हम लोगों को ज्योग्राफी पसंद आता था, ठीक है। ज्योग्राफी स्कूल में हम लोगों ने कभी भी ठीक से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, एंड आई नो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिले उसमें से हार्डली कोई स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं कि जो ये बोल सके कि हाँ स्कूल में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा था। ज्योग्राफी को स्कूल में एज एक सेकेंडरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बट इट इज़ नॉट ओके। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत स्कोप है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका ऑप्शनल भी ज्योग्राफी होता है, तो उनके लिए भी ना साथ ही साथ में प्रिपरेशन हो जाता है। तो जिनका ऑप्शनल, देखिए आप जब ऑप्शनल चूज़ करेंगे तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि वो ऑप्शनल ऐसा हो कि आपको उसकी जो मदद है वो जीएस में भी मिले, उसकी मदद आपको मेंस में भी मिले। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। मैं दूसरे किसी भी ऑप्शनल को ये नहीं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट गुड या ऐसा, बट पर्सनली मुझे कई बार एक्सपीरियंस आया है ऐसा, कई स्टूडेंट्स से मुझे एक्सपीरियंस आया कि उनका वक्त काफ़ी बच जाता है। तो अगर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो मेरा जीएस का प्रिपरेशन का वक्त बच जाता है, क्योंकि मैं जब ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहा हूँ तो साथ में जीएस भी प्रिपेयर हो रहा है, गेटिंग। तो आप एक्सपेक्ट करता हो कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज एटलीस्ट माइंड में आपने रख लिया होगा कि मुझे ये ऑप्शनल चूज करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 500 मार्क्स होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को, और अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स 500 में से अगर आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाए तो बिलीव मी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऑप्शनल सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां से स्कोर ज्यादा निकलता है। जीएस से स्कोर कंपैरेटिवली कम निकलता है, क्योंकि जीएस के 4 पेपर जो है 250 मार्क्स ईच। यहाँ पे आपको होता ये है कि यू डोंट नो व्हाट विल कम। बताया जाता है कि पेपर 1 में ये सिलेबस है, पेपर 2 में वो सिलेबस है, लेकिन उसमें जो करंट अफेयर्स इतने डाल दिए जाते हैं कि इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू स्कोर। जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आता। तो अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो स्टूडेंट्स के स्कोर आते हैं ना वो 100, 110, तो जो 90 से लेके 110, 120 के बीच में आते हैं आउट ऑफ 250। तो सोच के देखो, अगर आपको 1000 या 1100 तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑप्शनल का स्कोर जो है वो 500 में से 300, 320 तक वो जाए। ओके, तो इट्स नॉट वेरी इजी। अच्छा, हम लोगों को कई बार ये लगता है ना कि कॉलेज में तो मैंने वन नाइट में बैठ के मैंने प्रिपेयर कर लिया था, 60, 65, 70% मेरे आ गए थे, 12th में मेरे आ गए थे।
यूपीएससी में आपको मैं बता दूं 50% स्कोर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। 50% मार्क्स अगर आपके आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप टॉप 50 के अंदर तो रहोगे इंडिया में 50% मार्क्स में। अच्छा, ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है कि भाई 50% मार्क्स तो यार एटलीस्ट मैं ले सकता हूँ। बहुत से लोगों को ये होता है ना कि यार मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में ऐसे बंदे थे जो 90% मार्क्स लेते थे या 95% मार्क्स लेते थे और मैं था 60-65 वाला ना। तो टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, यार मेरे से होगा नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, आपका जो थ्रेशोल्ड है वो 50-55% है यूपीएससी का। इस स्कोर में आप अच्छी से अच्छी रैंक जो आपको पसंद है वो रैंक आप ले सकते हो, वो पोस्ट आप मिला सकते हो। वो पोस्ट आपको मिल जाएगी 50-55% में। बट उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो उतना अच्छे तरीके से होना चाहिए, और उतना 55% स्कोर करने के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना जरूरी है। नहीं तो 50-55% भूल जाओ आप, ये बहुत बड़ा स्कोर है यूपीएससी। ठीक है, तो अभी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अभी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे। मेरा सिलेबस आपको बहुत इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मेरे जो भी सेशंस होते हैं इट विल बी इंटरेक्टिव सेशन। ओके, ऐसे नहीं कि भाई मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप बस सुनते जा रहे हो, कुछ नहीं। तो आई एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से भी कुछ फीडबैक आए। जब भी आपको कोई डिफिकल्टी आए आप अनम्यूट कीजिएगा। ओके, और यू कैन बीच में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई आपको कोई डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, जब भी आपको कोई डिफिकल्टी है, अभी इसलिए कि मुझे ठीक से स्क्रीन पे आप लोग ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। मैं जब क्लासरूम में होता हूँ मुझे सामने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन से समझ जाता है क्या डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन अभी मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे तो आई कैन नॉट गेस। तो आपको खुद होकर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि नोट्स बनाने के लिए यू शुड हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, शुरू किया है आप लोगों ने, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक बना लो। ठीक है, सबके सब एक रफ नोटबुक में जैसे कॉलेज में करते हो वैसा मत करो। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये बता दूं मैं कि लिखने की आदत रखो। ठीक है, अभी ऑनलाइन जो लेक्चर्स हो रहे हैं मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया कि वो स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं रादर देन राइटिंग। तो स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ो, यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स एक्सेप्ट नहीं करती। राइटिंग में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेहनत थोड़ी अभी लगेगी आपको, लेकिन राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ज़्यादा लिखना है मेंस में, राइटिंग की प्रैक्टिस रखो, उससे आपकी हैंड राइटिंग भी डेवलप होगी। अगली चीज़ एक इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप नोटबुक्स बनाओ तो वो जो पेजेस होते हैं ना वो लाइन वाले नहीं होने चाहिए, वो ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। समझ में आ रहा है? जो ड्राइंग पेज होता है ब्लैंक पूरा, वैसा होना चाहिए। यूपीएससी का आंसर शीट कैसा होता है वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। वो ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक के ऊपर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लैंक अगर आप लाइन वाले बुक में लिखते हो ना और एग्जाम के दिन सीधे ब्लैंक वाले पेपर पे जाते हो तो आपका साथ में प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप लिखना शुरू करते हो तो समटाइम इट गोज अप, समटाइम इट गोज डाउन। तो इतना टेढ़ा मेढ़ा इतना गंदा दिखता है वो, और आपको जो चेक करने वाला वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। अभी से अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा चलेगा आपकी नोटबुक में, लेकिन वो एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। गेटिंग? तो प्रैक्टिस करेंगे तो वो सीधा आएगा। तो ब्लैंक पेजेस लेंगे, जो भी नोट्स बताए जाएंगे वो हाथ से लिखेंगे, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा जियोग्राफी। ये ज्योग्राफी क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? कैन एनीबडी डिफाइन व्हाट इज ज्योग्राफी? बचपन से पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन चाहिए सिर्फ, व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ ज्योग्राफी के लिए। खास करके जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके का, तो आपको उस वर्ड पे फोकस करना है और उस वर्ड को ब्रेक करना है। दैट्स इट, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ज्योग्राफी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो वर्ड है? जियो ग्राफी। व्हाट इज ग्राफी? ग्राफी का मतलब होता है डिटेल स्टडी, डिटेल एनालिसिस, डिटेल स्टडी। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ। अब डेफिनेशन आ गई, डिटेल स्टडी ऑफ अर्थ। दैट्स इट। अब अर्थ पे सब कुछ आ गया, अर्थ पे क्लाइमेट भी आ गया, अर्थ पे ओशन भी आ गया, अर्थ पे हम भी आ गए। क्लियर? तो इट इज अ डिटेल स्टडी ऑफ अर्थ। यहां तक क्लियर हो गया? डेफिनेशन अभी आपको आ गई है। अभी आपको फोकस अभी समझ जाए, हर एक चीज ऐसे सिंपल करके हमको समझनी है। डिटेल स्टडी ऑफ अर्थ, अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम लोगों को ईजी करके हर चीज हम लोगों को समझनी है। चले आगे फिर। ओके, तो अभी सबसे पहले यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि हाउ टू स्टडी। एक आपका अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है,
तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, जब भी आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे आपका ऐसे हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक कॉम्बिनेशन मिलेगा क्वेश्चंस में, जहां पे आपको फैक्चुअल डेटा की भी जरूरत पड़ती है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत पड़ती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे फैक्चुअल डेटा की आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है, फैक्ट्स आपको ज्यादा पता होने चाहिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे आपको कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आने चाहिए। अब ज्योग्राफी जो है एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ओके। साइंटिफिक सब्जेक्ट होने की वजह से उसमें इशू ये है कि उसका जो टिल्ट है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ये चीज आप ध्यान में रखें। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। फैक्चुअल डेटा भी इसमें है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है फैक्चुअल डेटा। और एक 2-3 बार भी रिवीजन अगर आप करेंगे तो वो फैक्चुअल डेटा आपको याद हो जाएगा। या जब भी हम लोग अभी कोर्स कर रहे रहेंगे उसके अंदर मोस्टली जो फैक्चुअल डेटा है वो कवर हो जाएंगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात बता दूं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आपको बस ये नहीं करने होते कि भाई मैं जाऊंगा, 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से बेस्ट ऑफ 4 में ऑप्शन चूज कर लूंगा एंड देन आई विल पास द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं होता है। आपके जो 100 क्वेश्चंस है ना जनरल स्टडीज के, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चंस जो है ना वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं और उसका सॉल्व करने का एक तरीका है। और वो क्या तरीका है वो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से उसको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके, किस तरीके से हम लोगों को अब जितना डेटा, जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमें चारों ऑप्शन में से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करके बेस्ट जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उसको चूज करना होता है। ये एक तरीका होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ और उसका आंसर मुझे बिना ऑप्शन पढ़े ही पता है, ओके। अगर ऐसा होता भी है तो रेयरली आपको 5%, 2% या 5% ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। उससे ज्यादा आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, समझ रहा है। तो इसके लिए ना आपको जो सॉल्व करने पड़ते हैं 100 क्वेश्चंस, उसके लिए आपके पास होनी चाहिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और जब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होते हैं ना, तो उतने अच्छे से आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। बात समझ रही है। अगर आपके पास कंसेप्ट है, अगर आपके पास कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, तो आपके पास जो ऑप्शंस है ना, 4 ऑप्शंस, उसमें से आप एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर पाओगे और उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि बेस्ट ऑप्शन आप चूज करके उसमें उतना स्कोर कर पाओगे। अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ से ना बहुत से स्टूडेंट 10-15 मार्क या 20 मार्क पीछे रह जाते हैं एट मैक्स। उसका रीजन ये है कि उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अगर कम है, तो उस वजह से क्या होता है, वो एलिमिनेट ठीक से नहीं कर पाते ऑप्शंस को। और जब वो एलिमिनेट ठीक से नहीं कर पाते ना ऑप्शंस को, तब उनकी स्कोरिंग उतनी 15-20 मार्क्स। अब सोच लो ना, 20 मार्क मतलब कितने, 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर अच्छी होती तो वो एलिमिनेशन मेथड का अच्छे से यूज कर सकता था और वो अच्छे से जो है वो बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकता था और उसके 15-20 मार्क बढ़ जाते और वो प्रीलिम्स क्रैक कर जाता। लेकिन उसने वो किया नहीं, इसलिए उसका क्या हो गया, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आपको फैक्चुअल डेटा तो याद रखना ही रखना है, लेकिन कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और ज्योग्राफी में कंसेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करते ही है। गेटिंग। अब ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी ये जो है इसके ऊपर भी हम लोगों को एक चीज ये पता चल रही है कि हमारे पास फैक्चुअल डेटा की भी एक इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल डेटा भी होना चाहिए और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हमारे पास, दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर है। तो अभी हम लोग जो पढ़ाई करेंगे ना, वो दोनों एस्पेक्ट को याद रखते हुए या दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। ठीक है। अब किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, प्रिसाइज स्टडी अगर आपको करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एंटायर सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कभी भी ये नहीं करना किसी भी सब्जेक्ट के साथ, नॉट जस्ट माय सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कि सर मुझे बुक्स के नाम बता दो, मैं बुक्स पढ़ लूंगा और हो जाएगा। कभी भी नहीं होता। आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द सिलेबस। यू शुड हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। उसका फायदा ये होता है कि आपका समय बचता है, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं करना है। सिलेबस पे फोकस करो, हर एक सब्जेक्ट लो, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस प्रिसाइजली देखो, उसको ठीक से पढ़ो, पूरा पढ़ो। उसमें जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या सिलेबस है मेरा, तो आपको पढ़ाई करने में ना वो बहुत आसानी हो जाएगी। ओके। इसमें आपका वक्त बचेगा, इसमें आपके एफर्ट बचेंगे, इसमें आप लोग प्रिसाइज स्टडी कर पाओगे।
ठीक है, कई बार ये होता है ना कि सिलेबस अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग जस्ट लेते बुक्स, पढ़ते 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 और बाद में फिर एग्जाम को जाते हैं और एग्जाम में फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, फिर हमको पता चलता है कि यार ये भी था सिलेबस, ये तो पता ही नहीं था। तो सिलेबस हमको उस दिन पता चलता है, एग्जाम के दिन, एग्जाम के बाद जब हम लोग फेल हो जाते तब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट का सिलेबस जो है, सब्जेक्ट हमको क्या पढ़ना है, उसका प्रिसाइज डेटा हमारे पास अगर होगा, देन इट बिकम्स वेरी इजी कि मैं जो है जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कमांड ला सकूं। वो जो यूपीएससी का जो बेस लेवल है ना, वो बहुत ऊपर है। तो हम लोगों को ना अपने आप को उस लेवल पे ले जाना होता है। ये हमारे स्कूल या कॉलेज के एजुकेशन से बहुत हाई लेवल पे, जहाँ पे हमारी नॉलेज खत्म होती है ना, वहाँ पे यूपीएससी की नॉलेज वहाँ से शुरू होती है। तो अपने आप को हम लोगों को उस लेवल पे ले जाना है जहाँ पे हम लोग बोल सके कि हाँ ये जनरल स्टडीज़ है। अभी हमारा जो लेवल है वो उतना नहीं है, तो हम लोगों को वो स्टैंडर्ड उतना रेज करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे सिलेबस के साथ। सिलेबस हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। आपको मैं बता दूं, सिलेबस अगर आपको अच्छे से समझ गया ना, जिसको जिसको सिलेबस समझ गया ना, उसको एटलीस्ट ये पता हो जाता है, एक एरियल व्यू आ जाता है कि उसको मालूम हो जाता है कि मुझे सिलेबस, मुझे पढ़ना क्या है उसके अंदर सब्जेक्ट में। और जब मुझे मालूम है कि मुझे पढ़ना क्या है उसके अंदर, जबकि मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है, जब मुझे पूरा सिलेबस मुझे पता हो जाता है ना कि इसके अंदर मुझे ये पॉइंट पढ़ने हैं, इसमें मुझे ये चीज़ें आने वाली हैं सामने मेरे, तो आपका है ना एक 20% सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाता है और आपको वो सब्जेक्ट अचानक से ना ईजी लगने लग जाता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन पूरा टॉपिक्स, हम लोग पूरे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे हम लोग सिलेबस पूरा देख लेंगे, आपको समझ जाएगा कि हमको ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है, एंड यू विल से ज्योग्राफी इज वेरी इजी। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है, ज्योग्राफी इज द डिटेल स्टडी ऑफ अर्थ। अब अर्थ पे आ जाता है सब कुछ। ठीक है, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है पूरा, पेन और पेपर ले लो, ये जो है ये आपको सिलेबस पूरा हाथ से लिखना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेने, हाथ से लिखना है ताकि आपको याद रहे। और जब भी आप आपकी फेयर नोटबुक बनाओगे सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी की, उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल, जैसा भी आपको स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल पकड़ के पूरा सिलेबस आपको फर्स्ट पेज पे लिख लेना है। और जैसे जैसे आप प्रिपेयर करोगे, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा ये कवर हो गया, ये पार्ट कवर हो गया, ये पार्ट कवर हो गया। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता रहेगा कि मेरा क्या कवर हुआ है, क्या कवर नहीं हुआ है। ओके, सो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो 4 सेक्शन में बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं। यूपीएससी का ज्योग्राफी का सिलेबस, ओके, 4 सेक्शन में हम लोग उसको डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, पहले देख लो, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड सेक्शन है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। ठीक है, नाम पे फोकस करो, नाम पे ध्यान दो। मैं जब भी बोलूँ आपको नाम पे ध्यान दो। ज्योग्राफी में आपको नाम पर ही ध्यान देना है, आपको नाम से ही समझ जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड इज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, थर्ड इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एंड लास्ट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैपिंग। ठीक है, ये 4 सेक्शन है आपके। इन 4 सेक्शन में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। ओके, तो चलो अब ये 4 सेक्शन जो है, ये 4 बेसिक सेक्शन है, 4 जो है ब्रॉड सेक्शन है। अभी उसके अंदर क्या है, इन सेक्शंस के अंदर हमको क्या पढ़ना है, ये हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, अभी लिखेंगे नहीं, अभी उसको समझ लेंगे, फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल ज्योग्राफी। ये जो सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। जिसको फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से समझ गया, ये समझ लो कि 50% ज्योग्राफी उसका हो गया सिर्फ एक सेक्शन में। क्योंकि आगे के जितने भी सेक्शन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं। जिसको फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट अच्छे से समझ गए, वो आगे वाले जो सेक्शंस है उनके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के साथ। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला जो पार्ट हमें पढ़ना होता है या जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जियोमॉर्फोलॉजी। सेक्शन या फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज जियोमॉर्फोलॉजी। कोई बता पाएगा व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? इस नाम में कितने वर्ड हैं, कौन कौन से? जियो एक, मार्को एक, लॉजी। जियो एक है, मॉर्फ एक है, और एक लॉजी एक है। व्हाट इज लॉजी, साइंस स्टूडेंट्स? लॉजी का मतलब लॉजी में स्टडी। टू स्टडी।
टू स्टडी। स्टडी। मॉर्फ का मतलब होता है शेप या स्ट्रक्चर। ओके, शेप या स्ट्रक्चर, मॉर्फ। ओके, और जियो का मतलब होता है अर्थ। अब डेफिनेशन बना लो, जियो मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑन द अर्थ। सिंपल, स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑन द अर्थ। इसमें क्या क्या आ सकता है? माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स की वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म, विंड्स की वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म, ग्लेशियर्स की वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, कोस्टल रीजन पे बनने वाले लैंडफॉर्म्स एक्सेट्रा। समझ रहा है? स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। आ गया डेफिनेशन। अभी आपको समझ गया इसके अंदर क्या है। इसमें हमको माउंटेन्स देखने, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, वैलीज, टाइप्स ऑफ वैलीज, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय फ्लूअल वाटर, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड्स, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय सी वेव्स एक्सेट्रा। आ गया, इसमें इतना कवर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, या एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस वो किस तरीके से काम करते हैं, और बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे पूरा पार्ट। ओके, आ गया एक पार्ट। फिजिकल ज्योग्राफी में जो अगला पार्ट होगा वो होगा क्लाइमेटोलॉजी। डिफाइन लॉजी, स्टडी ऑफ क्लाइमेट। हाँ, टू स्टडी द क्लाइमेट। सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? क्लाइमेट। क्लाइमेट में हम लोग देखेंगे प्रेशर बेल्ट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ग्लोबल विंड्स किस तरीके से बनते हैं, लोकल विंड्स कौन कौन से एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्लाइमेट से रिलेटेड पूरा हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे कंसेप्चुअल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। जैसे मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे वर्ल्ड, पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे अर्थ के क्लाइमेट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज ओशियनोग्राफी। डिफाइन स्टडी ऑफ ओशंस। डिटेल स्टडी ऑफ ओशियंस। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग ओशन देखेंगे, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ओशन में वाटर होता है, वाटर्स की जो टेम्परेचर, सैलिनिटी वगैरह वो देखेंगे। सिंपल। लास्ट पार्ट इसमें होता है फिजिकल ज्योग्राफी में, दैट इज बायो जियोग्राफी। कितने वर्ड है? कितने वर्ड्स है? 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स। कौन कौन से? बायो, बायो, जियो, जियोग्राफी। बायो का मतलब होता है जैविक। जैविक। वेरी गुड। जैविक में कौन कौन आता है? प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स, एनिमल्स। इसको मैं इजी लैंग्वेज में अगर फ्लोरा और फौना कहूँ तो चलेगा? यस सर। फ्लोरा एंड फौना। ठीक है। बायो मतलब जैव विविधता। जियो इज अर्थ बेसिक। एंड ग्राफी इज स्टडी। तो स्टडी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑन दी अर्थ। तो एक सेक्शन हमारा यहाँ पे पूरा कवर हो गया। जिसको जिसको इतना पूरा सेक्शन समझ गया उसको 40 से 50% ज्योग्राफी समझ गया। अभी ये लिख लो चारों नाम: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोजियोग्राफी। इसमें आ गया अर्थ का शेप, इसमें आ गया उसका क्लाइमेट, उसमें आ गया समंदर, उसके फैक्टर्स, और उसमें आ गया उसके ऊपर का फ्लोरा एंड फौना। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो सेक्शन जो हमारा आता है वो है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। अब इसमें 2 चीज़ें, एक ह्यूमन है और इकोनॉमिक है। ये मैंने एक साथ इसलिए डाले हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारे ह्यूमन करते हैं। क्लियर है? इसलिए हम लोग साथ में अगर पढ़ेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कौन कौन से पार्ट्स हम लोग कवर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ये पार्ट बहुत बहुत ईजी है। फर्स्ट थिंग, जो पहले चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं वो है इवोल्यूशन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में भी देखेंगे, और वो उसका फायदा हम लोगों को इवोल्यूशन में भी आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देखने वाले जितना साइंस में होता है, लेकिन एक बेसिक जो हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इवोल्यूशन के बारे में उतनी हम लोग देखेंगे। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ईजी वो। ठीक है, इवोल्यूशन के बाद हम लोग देखते हैं ह्यूमन रेसेस। पूरी दुनिया में अलग अलग ह्यूमन रेसेस है। कॉकेशियन है, ठीक है, मोंगोलॉइड्स है, नेग्रॉइड्स है। इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स, हम लोग उसको देखेंगे। जनरली इस पे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है तो हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, फटाफट 10-15 मिनट में वो सब रेसेस हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद में जो अगला सेक्शन उसमें हम लोग देखेंगे, अगला पार्ट उसमें देखेंगे वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इस सेक्शन का सब में इंपॉर्टेंट पार्ट। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह, कौन से फैक्टर्स होते हैं कि कौन से रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है,
कौन से रीजन में पॉपुलेशन कम बढ़ती है, ये सब चीज़ें हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन की थियरीज है, पॉपुलेशन की 3 बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज है, मार्क्सिस्ट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। उसके आगे उसमें हम लोग देखेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब स्थलांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पे जब लोग मूव होते हैं उसे हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ नेशनल इंटरनेशनल उसके अंदर आते हैं, ठीक है, सीजनल माइग्रेशन होते हैं। ये डिटेल में हम लोग देखेंगे, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, उसके कौन सा फैक्टर्स होते हैं, कौन सी चीज़ें होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, कौन सी चीज़ें होती है जो लोगों को रिपेल करती है, ये सब फैक्टर्स इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे, ओके। अगला जो है, जब लोग माइग्रेट होते हैं तो किसी न किसी जगह पे जाके सेटल होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे कि सेटलमेंट कौन से फैक्टर्स होते हैं, लोग कौन सी जगह पे सेटल होना पसंद करते हैं, कौन कौन सी टाइप की सेटलमेंट्स उसमें आती है, लोग किस किस पैटर्न में, कौन सी जगह पे किस पैटर्न की सेटलमेंट हमें देखने मिलती है। तो जब ये डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं, जब IAS वगैरह बन जाते हो आप, तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि आपको इन सेटलमेंट्स की स्टडी अगर आपकी अच्छे से, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे से है, तो आपके लिए वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना या कुछ प्लानिंग्स बनाना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब सेटलमेंट हो गया, उसके आगे क्या करेंगे लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, ये स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है, नाम आपने सुने होंगे, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, नाम सुने आप लोगों ने। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, बहुत ईजी है, उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्यों कहा जाता है वो भी हम लोग देखेंगे, और वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और वो सारी एक्टिविटीज़ वर्ल्ड इकोनॉमी में किस तरीके के रोल प्ले करती है। अब जो है ये हो गया दूसरा सेक्शन, ठीक है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। अगर आपने लिखा नहीं होगा तो फटाफट लिख लो। द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फिजिकल ज्योग्राफी के बाद जो सब में इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब हम लोग इंडिया तक आ गए, अभी हमारे पास कंसेप्ट पूरे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट आ गए, फिजिकल ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट आ गए। अब हम लोग आएंगे इंडिया की तरफ और उन कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे इंडिया पे। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे इंडिया की फिजियोग्राफी, अगेन इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब क्या, माउंटेन्स कहाँ पे है, ठीक है, प्लेन्स कहाँ पे, प्लेट्यूज कहाँ पे, ठीक है। तो ये सब फिजियोग्राफी में आता है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी बातें। इंडिया में जब भी हम लोग शुरू करेंगे, इंडिया के सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, हिमालयन माउंटेन्स देखेंगे, जो दूसरे माउंटेन्स है, अरावलीज वगैरह, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वो देखेंगे, छोटे मोटे प्लेट्यूज देखेंगे, सब देख लेंगे। सेकेंड थिंग उसमें हम लोग देखेंगे वो है रिवर्स, इंडिया की सारी रिवर सिस्टम्स, ठीक है, वेस्टवर्ड मूविंग रिवर्स, ईस्टवर्ड मूविंग रिवर्स। अब फिजियोग्राफी हो गया, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, अब उसके अंदर रिवर्स भी आ गए, इंडिया की 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंडिया का क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है, और ये जो है ये टेक्निकल है, इस चीज़ को हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम देंगे। कंसेप्ट एक बार अगर आपको समझ गई तो आपको ज़िंदगी भर याद रह जाएगी, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया की क्लाइमेट। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे वो है इंडिया की सॉइल। अब यहाँ पे ना रिलेटेड टॉपिक्स शुरू हो जाते हैं, क्लाइमेट और फिजियोग्राफी पे डिपेंड होता है वहाँ का सॉइल, ठीक है। तो सॉइल जो है, जब आपको क्लाइमेट और सब पता चल जाएगा तो सॉइल भी उसी से रिलेटेड है। आप अगर उनके डायग्राम्स देखोगे ना आपके एटलस में, तो आपको समझ में आएगा उनके डायग्राम्स भी बहुत बहुत सिमिलर है, ठीक है, डायग्राम्स में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। नेक्स्ट उसमें हम लोग देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सॉइल एंड क्लाइमेट, सिंपल है ना, इसको आप लोगों को अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो जो वेजिटेशन होता है उसमें आपको अलग अलग टाइप के देखने मिलते हैं, जैसे एवरग्रीन देखने मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे बारिश ज्यादा है वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, वो फॉरेस्ट जो लीव्स जिनके शेड हो जाते हैं स्पेसिफिक सीजन में। वो क्यों होता है, लीव्स क्यों शेड होते हैं किसी भी प्लांट के, वो इसलिए होते हैं कि इट इज एन मैकेनिज्म, इट इज एन एडाप्टेशन टू सेव द वाटर। क्योंकि जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर से ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, बहुत सा पानी जो है वो एपरेट हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं, जिससे जो ट्रांसपिरेशन में जो पानी लॉस हो रहा है उसका लॉस कम हो। तो ये कौन सी जगह पे देखने मिलेगा, ये हम लोगों को ऐसी जगह पे देखने मिलेगा डेसिडियस फॉरेस्ट जहां पे साल के कुछ पार्ट में बारिश होती है
तो लीव्स रहेंगे, और एक बड़े पार्ट में साल के बारिश कम हो जाती है या नहीं हो जाती, या ड्राई रहता है क्लाइमेट, तो प्लांट्स को मजबूरी में अपने लीव्स शेड करने पड़ते हैं। एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं कि जहां पे जो ट्रीज है या जो प्लांट्स है वो अपने लीव्स शेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि पानी बहुत अवेलेबल है, उनको ट्रांसपिरेशन से बचने का वो जरूरत ही नहीं है, उसकी बहुत सारा पानी अवेलेबल है। तो ट्रांसपिरेशन में अगर इवेपरेशन ज्यादा होता भी है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। लेकिन जहां पे फर्क पड़ता है फिर वहां पे लीव्स शेड कर देते हैं। और लास्ट में हम लोग, जैसे हम लोग तीसरा कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं वो है थॉर्नी फॉरेस्ट। वो थॉर्नी फॉरेस्ट क्या है? थॉर्न्स है, वहां पे लीव्स नहीं है, और थॉर्न्स जो है वो भी एक लीव्स का एडेप्टेशन है, वो अपने आप को उन्होंने थॉर्न्स में कन्वर्ट कर लिया है। क्यों? अगेन ट्रांसपिरेशन, अब उनको लीव्स ही नहीं आते, और जो स्टेम रीजन है उसका वहां पे पानी स्टोर होता है। अब ये कौन सी जगह पे देखने मिलेगा? ऐसी जगह पे जहाँ पे डेजर्ट है या एरिड रीजन है, जहाँ पे पानी कम है, तो वहां पे लीव्स आपको नहीं देखने मिलेंगे, वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके स्टेम्स में पानी स्टोर हो जाता है। हो गया, नेचुरल वेजिटेशन प्रिपेयर हो गया। तो जहाँ पे क्लाइमेट आपको पता चल गया वहां पे नेचुरल वेजिटेशन भी उसका अपने आप ही आपको पता चल गया, ठीक है। इस तरीके से ना लिंक करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत टाइम आपका बच जाएगा उसके अंदर, और कंसेप्ट भी ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेस या एनर्जी रिसोर्सेस। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस या एनर्जी रिसोर्सेस हमें कहाँ पे मिलेगी वो हम लोग देखेंगे। अब इस पे जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसका रिलेशन किस चीज से आ सकेगा, कोई बता पाएगा अभी? जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लाइमेट और सॉइल का डायरेक्टली रिलेशन है नेचुरल वेजिटेशन से। एनर्जी रिसोर्सेस या नेचुरल रिसोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन किस चीज से आएगा? नेचुरल रिसोर्सेस का या एनर्जी रिसोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन किस चीज के साथ आएगा? इंडस्ट्रीज के साथ। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल लगता है ना, तो हम लोग ये बड़े आसानी से अंदाजा लगा पाएंगे कि जहां पे भी एनर्जी रिसोर्सेस अवेलेबल है या नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है उस रीजन में वो इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में आपको एनर्जी रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं, तो वहां पे आपको हेवी इंडस्ट्रीज भी ज्यादा मिलती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको वहां पे ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू ऐसे रीजन जहां पे कोल कम है या कोल नहीं मिलता। गेटिंग? तो आपको एनर्जी रिसोर्सेज पता हो गए तो आपको इंडस्ट्रीज भी आपको फटाफट याद रह जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर, एनर्जी रिसोर्सेज के बाद। क्या एग्रीकल्चर डायरेक्टली रिलेटेड है सॉइल के साथ? तो जहां पे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर होगा, जहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर होगा वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा। ऐसे क्रॉप्स जिनको पानी ज्यादा लगता है वो क्रॉप्स उन रीजन में ज्यादा आपको दिखाई देंगे जहां पे पानी ज्यादा अवेलेबल है या इरिगेशन फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी से अवेलेबल है। तो सॉइल के साथ और क्लाइमेट के साथ आप एग्रीकल्चर का भी रिलेशन बड़े आराम से लगा सकते हो। क्लियर? उसके आगे है इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर के बाद। इंडस्ट्रीज का सीधा रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया अभी एनर्जी रिसोर्सेज के साथ है। और लास्ट में जो टर्जरी सेक्टर का पार्ट है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इतनी सारी चीजें आ जाती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। और उसके जो अगर आप देखेंगे तो पहले 4 जो सेक्शन है वही सब में इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट और सॉइल, और बाकी के जो सेक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, अगर आप एक बार प्रिपरेशन शुरू कर देते हो फटाफट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमारे 3 सेक्शंस कवर हो गए। जो अभी लास्ट का सेक्शन है हमारा, जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाता है वर्ल्ड मैपिंग से या वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो ये जो होता है ये आपको जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ये कॉन्टिनेंट्स पे आपको फोकस करना है। तो अभी कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं इसमें? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अंटार्कटिका। इनमें जो इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स है, जैसे इनके एक दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स होंगे या दो तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको प्रीलिम्स में, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और एमपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन जो है ये आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ये हम लोग लेक्चर में लेंगे, इसके आप नोट्स बनाएंगे, मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। और इसके लिए आपके पास होगा एटलस, एक एटलस आपके पास हमेशा रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा वो लेना है। एक एटलस आपके पास हमेशा रहेगा और उस एटलस के ऊपर आप लोग, एटलस आपको डेली देखना है, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट आपको डेली देखना है, उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, रिवर्स है, 2-3 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स होते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर्स होते हैं हर कॉन्टिनेंट के। इतना अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ये जो अभी सिलेबस अभी आपके सामने है, तो बिलीव मी आपका ज्योग्राफी पूरी तरह कवर हो गया, ठीक है। अभी सिलेबस में अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो दे कैन आस्क। सर सोलर सिस्टम किसमें आता है?
सोलर सिस्टम जो है वो हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे, ठीक है। वो जियोमॉर्फोलॉजी में वगैरह नहीं आता है, लेकिन सोलर सिस्टम का पूरा डिटेल जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके उसके लिए मैंने यूट्यूब पे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, वो भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके अंदर मैंने डिटेल्ड बना दिया है, ठीक है। उसके बाहर मतलब कुछ क्वेश्चन जाने का कोई चांस ही मैंने नहीं रखा है। 3 सेक्शन में मैंने बड़ा बनाया है, इट्स लाइक 40-45 मिनट्स का एक वीडियो है, तो तीनों का मिला करके। तो आप वो भी देख लेना, हम लोग क्लास में भी कवर करेंगे, ठीक है। तो सोलर सिस्टम इससे सबसे पहले आता है, शुरुआत हम लोग सोलर सिस्टम से ही करेंगे, ओके। तो अब इसके लिए हमें बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, जो सबका क्वेश्चन होता है कि इसके हम लोग कौन से मटेरियल ले, कौन सी बुक्स पे हम लोग फोकस करें, या कौन सी बुक्स को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो सभी सब्जेक्ट्स के जैसे ज्योग्राफी का भी है एनसीईआरटी के बुक्स, एनसीईआरटी 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के। अब उसके अंदर कौन कौन से बुक्स आते हैं मैं आपको उसका एक दिखा देता हूँ। 6th स्टैंडर्ड में ये है द अर्थ और हैबिटेट, ये 6th स्टैंडर्ड में है। देन देयर इज 7th स्टैंडर्ड वाली बुक आवर एनवायरनमेंट। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड में ये आपको मिलेगा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में। इसके बाद आता है 9th स्टैंडर्ड में ये वाला बुक इंडिया 1। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। ये बुक अगर आपको, क्योंकि आगे जो 11th 12th स्टैंडर्ड में है उसमें भी इंडिया है, लेकिन इसमें जो है ना ये इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया गया। आगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ती है, तो ये अगर आपको अच्छे से समझ गया तो आपको आगे वाला जो है डिफिकल्ट वाला बहुत आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। तो ये 9th स्टैंडर्ड का बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया। उसके बाद आता है 10th स्टैंडर्ड कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। 9th में पार्ट 1 है, 10th में पार्ट 2 है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में आता है 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में है 2 बुक्स, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में 2 बुक्स है ज्योग्राफी के। पहला है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। शुरुआत जो आप करेंगे पढ़ने के लिए, इट विल बी विथ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के साथ आप शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपको सिलेबस बताया ना, उसी लाइन में उसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, याद रखना। 12th स्टैंडर्ड की 2 बुक्स आती है, एक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और दूसरी है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आप शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के साथ। देखिए ये सबसे पहले आप लोगे, ये वाला सबसे फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले ये बुक रहेगी। सेकंड नंबर पे आप ये वाला बुक पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दोनों फंडामेंटल वाले पहले पढ़ेंगे। तीसरा जो थर्ड बुक आप पढ़ेंगे 3 नंबर पे ये बुक आएगा, देखो थर्ड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो हमारे सिलेबस के सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं। एंड देन 4th नंबर पे ये वाला बुक आएगा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। वो हमारे सिलेबस के हिसाब से फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले, फिर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी सेकंड सेक्शन में, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शुरू होता है। इंडिया में सबसे पहले हम लोग उसके फिजिकल एनवायरनमेंट देखते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट में सब आ जाएगा, उसकी फिजियोग्राफी, उसके रिवर्स, उसके क्लाइमेट, ठीक है, उसकी सॉइल, वो सब इसमें आ जाएगा। और फिर पीपल एंड इकोनॉमी में इंडिया की जो इकोनॉमी की जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, रिसोर्सेस है, वो इसमें आएगा। तो इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि 11th स्टैंडर्ड में एक और बुक आती है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। इस बुक को आपको नहीं लेना है, ठीक है। डू नॉट बाय दिस बुक। इस बुक को आपको डाउनलोड नहीं करना है, खरीदना नहीं है, उसको प्रिंट नहीं कराना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस बुक को आप छोड़ देना। अब इसके अलावा जो हमारे क्लास के नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे। लेट मी टेल यू कि मेरे क्लास ज्योग्राफी के कम से कम 200 से 300 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स आपके बनते हैं पूरे सिलेबस के मिला करके। हैंड रिटन उसमें आपको 200 से 300 पेजेस उसके अंदर लगेंगे और ये हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपके हाथ से लिखे हुए होते हैं, आपको पढ़ने में भी आसान हो जाता है, लैंग्वेज भी ईजी होती है, और एट द एंड ऑफ द डे वही होते हैं, वही नोट्स होते हैं जो आपको काम में आते हैं। सारी के सारे बुक्स हम लोग खोल के नहीं बैठते एग्जाम से 15 दिन पहले, लेकिन जो नोट्स होते हैं हैंड रिटन नोट्स, हम उसी को ऊपर ऊपर देख लेते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा
आपके पास एक एटलस होना चाहिए। इसके जो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है वो हम लोग एट द एंड ऑफ द जो सिलेबस हमारा कवर होते आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उस वक्त में हम लोग 2 लेक्चर में सारा के सारा कवर कर देंगे। उसके सारे के सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा, सारी की सारी हाईलाइट्स हम लोग उसी टाइम पे कर लेंगे। लेकिन ऑन योर ओन आपको ये करना है कि रोज रात को सोने से पहले आप ये कर सकते हैं कि 15-20 मिनट पहले एक एटलस ओपन करके देखो, एक पेज, एक कॉन्टिनेंट ले लो और एक चीज करो। मतलब आज मान लो मैंने नॉर्थ अमेरिका का पेज ओपन किया है, तो उसमें मैं आज सिर्फ उसमें कौन से माउंटेन से वही देखूंगा। तो 2-3 जो सब में इंपॉर्टेंट उसमें माउंटेन मुझे दिख रहे हैं, मैं बस उनको हाईलाइट कर लूंगा और उसको 2-3 बार मैं देख लूंगा और उस इमेज को अपने दिमाग में डाल दूंगा। सेकेंड डे पे मैं उसी कॉन्टिनेंट के मैं रिवर्स देख लूंगा। थर्ड डे में माउंटेन के पीक्स जो है इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक्स वो देख लूंगा। फिर चौथे दिन मैं दूसरे कॉन्टिनेंट पे चला जाऊंगा। ऐसे करते करते मेरे सारे कॉन्टिनेंट्स खत्म हो जाएंगे। फिर से मैं फर्स्ट कॉन्टिनेंट पे जाके मैंने क्या मार्क किया था, क्या हाईलाइट किया था, वो मैं देख के उसको फिर एक बार रिवाइज करूंगा। ऐसा अगर आप डेली करेंगे ना, तो ये जो सेक्शन है, ये लास्ट वाला मैपिंग वाला, ये आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। तो जो भी उसके बारे में जो आपको डर है वो सब खत्म हो जाएगा। तो अभी ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। ज्योग्राफी हमें किस तरीके से पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ये अभी हम लोगों ने देख लिया। ओके, Yes, sir. चलो सी यू टुमारो। थैंक यू। चलो बाय, थैंक यू।